नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं एसीपी श्री ललित मोहन नेगी सर, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पोस्टेड हैं। सर ने 1989 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और 35 साल से ज़्यादा के शानदार करियर के बाद सर आज दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर ने अपने पूरे टेन्योर में 26 साल से ज़्यादा का समय स्पेशल सेल में अपनी सेवाएँ दी हैं। सर, आपका शो में हार्दिक स्वागत है। सर, आप बताएँ कि किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया? मैं बचपन में जो था मैं किसी जो पुलिस में नौकरी करते थे मेरे रिलेटिव, मैं उनके साथ में दरियागंज पुलिस स्टेशन में था। तो उनको मैं फ्राइडे में यूनिफॉर्म, पीएचक्यू में थे तो फ्राइडे को यूनिफॉर्म पहनते थे, तो मुझे उनको यूनिफॉर्म पहनते देखकर बहुत अच्छा लगता था। तो शुरू से ही यूनिफॉर्म के प्रति मेरा क्रेज़ रहा है। हालांकि 1986 में मैंने जो एसएससी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मैं उसके बाद मैंने 1-2 बार एग्ज़ाम दिए और 1989 में मैं एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ। सर, आपके पूरे टेन्योर को अगर एक वर्ड या एक सेंटेंस में समराइज़ करना हो तो सर आप किस प्रकार करेंगे? मेरी ये जर्नी में काफ़ी एडवेंचरस रही और मैं मानता हूँ कि यह काफ़ी फुलफिलिंग रही मेरे लिए। इसके दौरान मैंने काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स मेरे लाइफ में आए और मुझे सरकार से भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है मुझे अवार्ड मिले हैं, रिवार्ड भी मिले मेरे सीनियर्स के थ्रू। कुल मिला करके मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। सर, ज्वाइन करने से लेकर अगर आज के समय की बात करें तो दिल्ली पुलिस व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आप देखते हैं? जब 1989 में मैंने ज्वाइन किया था तब से लेकर अब तक जो है दिल्ली पुलिस में जो है कार्यप्रणाली में काफ़ी व्यापक चेंजेस आए हैं। आज जो है हम ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग से लेकर के आज हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो अभी आई है उसको हम काफ़ी ज़्यादा उसमें हम लोग इन्वॉल्व रहे हैं और इसका असर हमारे कार्यप्रणाली में, हमारे वर्किंग में देखा जाता है। हम लोग काफ़ी स्किलफुल हुए हैं, हमारी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी आई है। साथ ही साथ जो है पुलिस और जनता के बीच में जो एक खाई थी वो थोड़ा कम हुई है और जिस तरह के आजकल सोशल मीडिया है और इस तरह की पुलिस के काफ़ी कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं, उसके थ्रू जो है पुलिस ने जनता के बीच एक कॉन्फिडेंस गेन किया है और इसकी वजह से आज मैं देखता हूँ कि जनता की पुलिसिंग में काफ़ी भागीदारी बढ़ी है। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर साइंटिफिक मेथड का काफ़ी इस्तेमाल अब हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम अपने केसेस को कोर्ट के अंदर काफ़ी असरदार ढंग से उसको पेश कर पाने में सफल रहे हैं और इसकी वजह से कन्विक्शन रेट हमारे बढ़े हैं। ठीक है, आज जो है मॉडर्नाइजेशन से हमारे कार्य व्यवस्था में सुधार भी आया, साथ ही साथ ने जिस तरह से साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है वो हमारे लिए एक नए चैलेंजेस हैं जिसको हम असरदार ढंग से हमें निपटने की ज़रूरत है। सर, आपके कैरियर का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा रहा सर? इसमें सन 2008 के अंदर बाटला हाउस में मेरे साथी इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा वो शहीद हो गए थे। हालांकि उसके बाद उस टाइम पर इंडियन मुजाहिदीन के काफ़ी टेररिस्ट दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में पकड़े गए और ऐसा लगा कि भाई इंडियन मुजाहिदीन का एक मॉड्यूल ख़त्म हो चुका है। हालांकि कुछ स्प्रिंटर्स ग्रुप इनके जो है लोग बाहर चले गए थे, दूसरे देश में सेटल हो गए थे। उसके बाद एक ऐसा पीरियड सा हुआ जिसमें थोड़ा लल सा रहा वो पीरियड और उसमें फिर हमने इन द मीन टाइम 2010 में ठीक बाटला हाउस वाले दिन ही दिल्ली के जामा मस्जिद के पर एक टूरिस्ट बस पर अटैक होता है जिसमें कि फॉरेन टूरिस्ट थे और उसमें साथ ही एक एक्सप्लोसिव लेडन कार हमें वहाँ पर मिलती है और बाई चांस उसमें आग लग जाती है। अदरवाइज़ उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी था और उसमें पेट्रोल की टैंक पूरा फुल था जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो सकती थी। ठीक उसके अक्टूबर में ही नेक्स्ट 3 अक्टूबर को ही हमारे यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने वाले थे। इस पूरे इंसिडेंट का मकसद ये था कि दिल्ली के अंदर एक इस तरह का दहशत का माहौल क्रिएट करना था कि जिससे कि जो यहाँ पर बाहर के देश के लोग जो खिलाड़ी यहाँ पर आना चाहते थे उनमें एक जो है वो लोग एक डर के माहौल में रहें और वो लोग बाइकआउट करें इस कॉमनवेल्थ गेम का। तो हमने इसमें चलो उस वक्त जो सुरक्षा एजेंसीज थी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के इस चैलेंज को स्वीकार किया। उस दौरान बड़ा इंसिडेंट फ्री वो हमारा ये इंसिडेंट कॉमनवेल्थ गेम पूरे हुए। लेकिन 2011 के अंदर से जो है फिर सितंबर में फिर जो है दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट होता है और उसमें काफ़ी लोगों की जानें जाती हैं और इसी मीन टाइम बॉम्बे और जगहों पर भी काफ़ी जो है टेरर स्ट्राइक्स होती हैं।
तो उस वक्त जो उनका मैसेज था क्लियर कि भाई वी आर बैक, माने इंडियन मुजाहिदीन पार्ट 2 स्टार्ट होता है वहाँ पर। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम लोगों को, जो हमारे सीनियर अफसर थे, उनको भी लग रहा था कि भाई हमें उस पर कहीं ना कहीं हमें इसको क्रैक करना चाहिए इस केस को। हम लोगों ने अपने आप को, जितना भी हमारा टेक्निकल हमारा नो हाउ था और जितना भी मेरा मैनुअल हम लोगों के पास वो था, उसको हमने जो है उसको चार्ज किया हमने। और हमें थोड़ा सा इनपुट ये मिल गई थी कि इन्होंने एक बिहार के एक मॉड्यूल को तैयार किया हुआ है, तो हमने अपने इस तरह के सिस्टम में हमने उन लोगों को जो बिहार के बारे में इनपुट दे सकते थे उनको हमने उसमें उनको इस तरह से सेंसिटाइज़ किया हमने। लेकिन इसका फ़ायदा हमें मिला। हमने नवंबर 2011 के अंदर हमने पहले एक कतील सिद्दीकी को अरेस्ट किया और उसके बाद फिर कुल मिलाकर के हमने टोटल 25 टेररिस्ट को अरेस्ट किया था। और उसमें फिर ये दिल्ली का जामा मस्जिद केस, चिन्ना स्वामी स्टेडियम ब्लास्ट, जर्मन बेकरी ब्लास्ट और भी कई इंसिडेंट जो है वो हम जो है वर्कआउट हुए, जिसमें कई जो वो रिपोर्टेड नहीं थे या कहीं पर एक्सप्लोसिव फटा नहीं था। तो वो चीज़ें सारी हम लोगों ने वहाँ पर इस कुल मिला करके, वो वक्त जो था उस टाइम पर जब लगातार विस्फोट हो रहे थे और ये लोग, हमारे पास कोई भी लीड नहीं थी, वो बड़ा एक वैसा वक्त था। लेकिन उसके बाद से लेकर के जो आज ATS हैं, मैक हमारा है, उसकी कोऑर्डिनेशन से आज जो है हम लोगों, मैं देखता हूँ कि हिंटरलैंड के अंदर काफ़ी कम आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। हमने इस मेनास को ख़त्म करने में कामयाबी पाई है। सर, आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड स्पेशल सेल में रहा है और आप ज़्यादातर समय सर आउट स्टेशन ही रहे होंगे, तो सर अपनी सेवाओं के दौरान आप अपने व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन के बीच किस तरह बैलेंस बना पाए? हम लोग जब सेल में थे तो एक हमारे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा ट्रेंड रहा हमारे इसमें, हमारे सीनियर्स का भी बड़ा योगदान रहा है कि हम लोग समर और विंटर वैकेशंस में हम लोग पूरी टीम जो थी आधा 10-12 दिन की छुट्टी जाती थी। उसमें सीनियर भी हमारे को पर्सुएड करते थे कि नहीं यार, आप लोग लगे रहते हो, काम करते रहते हो, आप जाओ छुट्टी पे। तो थोड़ा सा हम लोगों को इस तरह का वो मिल जाता था। हम लोग काफ़ी आपस में बोनहोमी हो जाती थी इस चीज़ की। साथ ही साथ लेकिन हमारी फैमिली मेम्बर्स में मेरी वाइफ हैं और मेरी बिटिया 2 बड़ी हैं, एक बेटा है, उन लोगों ने भी इस चीज़ को समझा कि मेरे जिस तरह का नेचर ऑफ जॉब था, तो उसमें उन लोगों ने भी मेरा बड़ा सहयोग दिया। और जो है वक्त रहते उन लोगों ने भी मेरे साथ मिल करके मेरे जो इस तरह का, कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं आने दी कि भाई उनको लग रहा था कि मैं उनके लिए कम टाइम दे रहा हूँ। लेकिन पुलिस की लाइफ में होता है, थोड़ा इम्बैलेंस तो रहता है, लेकिन कुल मिला करके कोशिश की गई थी कि उसको बैलेंस करने की मैंने कोशिश की है। सर, आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मैं अभी जब हालांकि पिछले 5-4 साल से, मैं 5-7 साल से मैं एक ट्रस्ट से जुड़ा हूँ और उसमें मेरे साथी भी मेरे साथ तो उसमें शामिल रहे हैं। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से आता हूँ, जहाँ की मेरा एक जो पोखड़ा ब्लॉक है उसमें मैं रहता हूँ। हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है, पिछले दशक में काफ़ी ज़्यादा पलायन हुआ है और उसका मेन रीज़न था कि वहाँ पर जो है शिक्षा का और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। हमने कोशिश की कि हमने अपने देखा तो हमने उसमें हमारे जो ट्रस्ट ने मिल करके वहाँ पर काम करने की कोशिश की। हमने गांव के स्कूल, गांव के जो जितने भी ज़्यादातर स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पर, इंटर कॉलेज जो है, वो ग्राम सभा उसका प्रबंधन जो होता है ग्राम सभा के पास रहता है और जो है उसमें सिर्फ सरकार की तरफ से शिक्षक दिए जाते हैं। तो उसमें जनरली बिल्डिंग्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पर हमेशा कमी महसूस होती है। तो हमने 5-6 स्कूलों को अडॉप्ट किया। उन स्कूलों में हमने बिल्डिंग को ढंग से उसका रख रखाव किया, कुछ नए कमरे बनाए, फर्नीचर का प्रबंध किया, उनको कंप्यूटर और आपका प्रोजेक्टर वगैरह इस तरह की जो चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको बच्चों को दी। और साथ ही साथ हम यहाँ से जो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, जो MBA कर रहे हैं, उन बच्चों को हमने वहाँ उनका ग्रुप तैयार करके उन स्कूलों में भेजा, जिससे कि उनका बच्चों का वहाँ पर कॉन्फिडेंस बने, वो इंटरेक्शन करें एक दूसरे के। उनका देखा कि किस तरह का इनका कैलिबर है, क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं, उसको हमने इस तरह से इम्प्रूव किया। तो आज थोड़ा शिक्षा में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमने देखा है आपका। और साथ ही साथ मैंने स्वास्थ्य केंद्र भी ऐसे ही किया। हम लोगों ने वहाँ पर जो है एक अभी एम्बुलेंस हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो है कि वहाँ के लोगों को जो है इस तरह के टाइम पर, जिस टाइम के उनको ज़रूरत होती है, उनको हॉस्पिटल ले जाने का काम करती है। अब मैं इसी और तरह के काम में इन्वॉल्व रहूँगा। कभी हालांकि थोड़ा ज़्यादा नहीं घुमाऊँ, तो अब इसके बाद रिटायरमेंट के बाद ज़रूर नई जगहों पर जाने की कोशिश करूँगा। सर, लास्ट में आप हमारी दिल्ली पुलिस की जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मानता हूँ कि आज ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो उसकी वजह से आप लोग कंप्यूटर उससे काफ़ी ज़्यादा वेल वर्स्ड हैं।
लेकिन मैं मानता हूँ कि ट्रेडिशनली हमारे को अपने नेटवर्क बिल्डिंग और सोर्स बिल्डिंग पर काम करना चाहिए। आज जबकि जितने भी आजकल ऐप्स हैं उसमें हमारे को बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, तो अगर उसमें सफल होना है तो आपको अपना जो है अपना एक नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। तो एक तो उसको जो कि पहले एक बड़ा सिस्टम था, अपने आप के इन्फॉर्मर को बनाना, अपने एसेट्स को वो क्रिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है। जो कि थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि आजकल कमी देखिए, सब लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर से सारी चीज़ें निकल जाएंगी, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जिस तरह से अब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे गैंगों ने मिला के एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट बना लिया है। ये लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये किसी भी क्राइम को करने के लिए उसको उस तरीके से करते हैं कि जहाँ कि आप अलग अलग गैंग्स के लोग मिलेंगे, उस 3-4 या 4 जो भी एग्जीक्यूशन के लिए किसी क्राइम को एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे, तो 4 लोग अलग अलग जगह से आएंगे, उनको अलग अलग उनका हैंडलर होगा, उनको कोई अगर वेपन देने वाला बंदा जो वो लड़का होगा वो दूसरा होगा, उनको लॉजिस्टिक देने वाला आदमी जो है वो अलग होगा, और उनको टारगेट बताने वाला आदमी वो अलग होगा। तो इस तरह से कुल मिला के जब हम इसमें देखते हैं तो हम बड़ी जो है लिमिटेड है हमारी इसमें सक्सेस रहती है। हम लोग पूरे उसको नेटवर्क को नहीं निकाल पाते हैं। इसके लिए हमारे को अपनी टीम स्पिरिट पे हमारे अपने जो है अपने एक मैंने स्टैंड अलोन हम एफर्ट्स नहीं करें, हम एक टीम के रूप में काम आगे बढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आज के मैं उनको ये कहूँगा कि पेशेंस के साथ काम करें, थोड़ा सा धैर्य रखें काम के लिए। मैं देखता हूँ बड़ा ईगर बहुत जल्दी उनको रहता है कि बड़ी जल्दी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन सफलता मिलने के लिए भी धैर्य की ज़रूरत होती है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। सर, आप हमारे शो में आए, आपने अपने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा किए, काफ़ी आपने अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। मैं सर समस्त पीआरओ टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस देता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए। थैंक यू। और मैं बड़ा आभारी हूँ कि अपने सीनियर्स का, अपने साथियों का, कि मेरा एक बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर सेल में बीता है। बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं, बड़े लॉरेल्स में यहाँ पर मिले हैं मेरे को और हमारी टीम को। मैं प्रमोशंस में आउट ऑफ टर्न्स मेडल्स मिले, गारंटी मेडल्स मिले हैं, मेरिटोरियस डिस्टिंग्विश्ड मेडल मिला है। ये सब जो है ये सिर्फ मेरे एफर्ट से नहीं हुआ है, ये पूरी टीम ने जो है हमारी टीम ने मिलकर काम किया है। मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड और मोटिवेट किया है। मैं सबका आभारी हूँ। और जय हिंद, जय दिल्ली पुलिस।